नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। इफ़ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। हम जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन आते हैं जो हम पे डाउट करना शुरू कर देते हैं तथा हमें डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं कि यार तुझसे ये काम होगा क्या, तू इस काम को पूरा कर पाएगा, कितने दिन तक करेगा, ये वैसे सवाल करते हैं। तो ये हमें डिमोरलाइज करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग आते हैं जो आप पे डाउट करते हैं तो आप उनसे इतना दूर चले जाओ कि आप उनको सुनना ही बंद कर दो। मतलब इनडायरेक्टली आप उनको सुनना बंद कर दीजिए, उनकी बात एक कान में डालिए तथा दूसरे से निकाल दीजिए। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग अपने का ट्रेवलिंग अपने दिमाग की तरफ नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग को आपको अपने दिमाग की तरफ नहीं लेके जाना है। आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। और अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखोगे तो एक दिन उनका आप मुंह बंद कर सकोगे, क्योंकि जिस चीज़ पे लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे थे वो आपको क्या है पाके दिखानी है तथा उनको ये बताना है कि आपने हम पे डाउट किया था लेकिन हमने ये चीज़ पाई है। देखना ऐसे लोग भी होते हैं वो तुरंत बदल जाते हैं कि यार मैं तुझे मोटिवेट कर रहा था, तुझे ये चीज़ें बता रहा था। ऐसे आते हैं ज़िंदगी में। तो सबसे पहला काम है कि अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिव मेंटेलिटी के बंदे हैं उनको इम्पोर्टेंस को आप बहुत ही हद तक कम कर दीजिए तथा अपनी सारी एनर्जी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाइए। ठीक है, और पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपकी पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बंदों से दूर रहिए जो आपके सोच को नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाएं और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए। आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स वन बाय वन। आज वैसे कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं था, लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है फ्रांस में क्लोज हॉलीडे, कि आज फ्रांस में छुट्टी रहती है। रीज़न क्या है कि क्या इंपॉर्टेंट है कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। ये ऐसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपसे बहुत हद तक पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत हद तक पूरे वर्ल्ड पे एक इफेक्ट गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंस है। तो इसके रीज़न क्या थे? सबसे बढ़िया कि जो वहाँ की सोसाइटी थी वो दो क्लास में डिवाइड थी। जो दो क्लासें थी, एक तो अपर क्लास, एक जो लोअर क्लास। अब अपर क्लास क्या थी? जो थी फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट से बनी होती है, जिसमें कलर्गी एंड नोबल पर्सन थे। एंड जो लोअर क्लास थी वो थी थर्ड स्टेट, जिसमें रेस्ट ऑफ द पीपल थे 95% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट है उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, सारे टैक्स की छूट थी उन पे। जबकि जो थर्ड स्टेट है उन पे सारा टैक्स लगता था। वो लगभग मतलब टैक्स चुकाने में उनका सब कुछ चला जाता था। उनका पूरा जो इंडस्ट्री, जो मिडिल क्लास थे, उनके सारे जो आर्टिसन हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे लगभग टैक्स चुकाने चुकाने में। उनके सारे जो काम करते वो भी चौपट हो गए थे। इतना ज़्यादा कि वो कमाते ना, उससे खाने को नहीं बचता, उससे ज़्यादा उनका टैक्स लग जाता। तो उस समय वहाँ के राजा थे लुइस 16, जो एक जिद्दी स्वभाव के थे। मतलब केवल भोग विलास में वो लगे रहते थे। और उनकी जो आर्मी थी वो चारों तरफ जो बाउंड्रीज थी उनको एक्सपेंड करने में लगी थी, इसलिए आर्मी पे भी ज़्यादा खर्चा होता था। तो वो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे जो किसानों और उनसे थे। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मैंने बताया था स्टेट थी, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था वो जो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस पे हुआ था। तो जब किसी चीज़ को किसी हद तक दबाया जाता है वो उस हद तक ठीक है, लेकिन और ज़्यादा अगर दबाओगे ना तो वो फट जाएगी। ठीक है, एक बिग बैंग थ्योरी होती है ना, जब किसी चीज़ को ज़्यादा दबाओगे तो वो फट जाती है। तो 17 जून 1789 को क्या है, थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे सारे, जो वो एक साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम राजा को नहीं मानते, हम ही देश हैं, हम ही संविधान है, नेशनल असेंबली हम ही है, आज से शासन हम करेंगे। ये उन्होंने घोषित कर दिया। और फिर उन्होंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, देश का संविधान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि राजा को क्या पता चली इस चीज़ को, तो राजा ने उनको गिरफ्तार कर लिया बाद में। तो जब ये गिरफ्तारी की बात चली, तो जो लीडर्स थे पीजेंट्स जो सोसाइटी के, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो ये जो खबर थी ये आग की तरह पूरे फ्रांस की सोसाइटी में फैल गई। और लोगों में ये बातें फैल गई कि राजा अभी सबको गिरफ्तार कर लेगा, हर जगह सैनिक लगा देगा। तो उन्होंने क्या किया, सारी जनता की जनता इकट्ठी हो गई और जो एक बेस्टाइल जो जेल थी उसके सामने इकट्ठी हो गई 14 जुलाई को। और उन्होंने बेस्टाइल की जेल को तोड़ दिया, जितने भी कैदी हैं उनको निकाल दिया और हथियार लूट लिए। जो ये बेस्टाइल की जेल का गिरना ही वहाँ की जो लोग जो ऑटोक्रेसी थी, जो तानाशाही थी, उसका गिरने का एक सिंबल मान लिया गया कि अभी बेस्टाइल की जेल गिर गई तो मतलब वहाँ की ऑटोक्रेसी अभी गिर चुकी है।
अब उसके बाद ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ उसकी। जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी जो पीजेंट्स की, उसने बहुत ही फेमस डिक्लेरेशन अडेप्ट किए थे, जो आज की जो कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या उन्होंने डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किए थे? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो भी मैन और सिटीजन है उनके राइट्स होने चाहिए। इक्वल मैन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सारे बराबर होने चाहिए। पहले क्या अलग अलग थे, कलर के नोबल को उनको क्या है उस दर्जा मिलता था, उन पे कानून इतना बाध्य नहीं था, लेकिन जो पीजेंट्स थे उन पे बाध्य था। एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन फॉर पब्लिक ऑफिसेज, अब आपको ये भी बताया कि पब्लिक ऑफिसेज में कौन थे, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टेट के जो बंदे थे वही पब्लिक ऑफिसेज में थे और सारे खेतों में काम करते थे। तो अभी एलिजिबिलिटी होगी, सारे बंदे एलिजिबल हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट हुए थे। अब साथ ही में फ्रेंच रिवोल्यूशन ने एक जो नेशन था उसकी एक नया मीनिंग दे दिया, जो देश था उसका नया मीनिंग निकाल दिया कि नेशन इज द नॉट द टेरिटरी दैट पीपुल बिलोंगिंग टू इनहेबिट, कि वो टेरिटरी नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब एक जो फिजिकल बाउंड्री है ना वो देश नहीं है जो मैप पे खींची जाती है, जबकि वहाँ की जनता वो खुद देश है। ये एक जो डिक्लेरेशन था बहुत ही फेमस डिक्लेरेशन था उनका, फ्रेंच रिवोल्यूशन का। तो चलो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी of India to collaborate and partner with premier technical institutes for improving highway infrastructure leveraging local expertise। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ना, उसने जो भारत के प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनके साथ कॉन्टेक्ट किया इन डिसेंट्रलाइज मोड, क्यों उनका भी उनका कोलेब्रेशन शुरू हो जाए, वहाँ के जो लोकल कोई एरिया की जो एक्सपर्टाइज है उनको उसके साथ जोड़ा जाए ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इम्प्रूव किया जाए। ये एक वॉलंटरी बेसिस है, किसी के ऊपर मतलब दबाव बना के नहीं है, कि कोई भी इंस्टीट्यूट है अपने इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसमें काम करवा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लीवरेज द इंटेलेक्चुअल प्रूडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी टुवार्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल, जो भी जो इंटेलेक्चुअल बेसिस है जो स्टूडेंट्स का होगा फैकल्टी का होगा उसको यूज़ करके हम इम्प्रूव कर सकें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब वो कैसे हो सकता है कि जो लोकल रिक्वायरमेंट हो गई, हम किसी चीज़ का जब जहाँ रहते हैं ना उस चीज़ का हमें बहुत कुछ पता होता है, वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, टोपोग्राफी क्या है वहाँ की, वहाँ का रिसोर्सेज क्या है जिसका हम पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं अच्छे डेवलपमेंट में। अब जो लोकल रिक्वायरमेंट्स में आगे कि मतलब कहीं पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो वहाँ पे अच्छी तरह, कहाँ पे जो ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमें रोड चौड़ी करनी है, कोई दूसरा रास्ता निकालना है, ऐसी चीज़ें होती है जब आगे भविष्य में जाके उस चीज़ को क्या है अच्छी तरह से सुधार सकें। तो ये लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी देता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरह की लर्निंग देगा कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ काम कर सकें और जो जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, जो डेवलपमेंट बिहेवियर है। तो अभी ये एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है, बहुत ही अच्छा स्टेप है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया का। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मतलब नॉर्मल मिनिस्ट्री का पूछ सकता है इसमें, लेकिन अगर इसको बड़े सब्जेक्टिव में लिखें तो आप इसके बहुत सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएसए रिमेन्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019 एंड 20। जो अमेरिका है वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2019 और 20 में, जो कि डाटा रिलीज किया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत। जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और यूएसए का वह है $88.75 बिलियन, जो कि 2018-19 में था $87.96 बिलियन था। अब यूएसए ने क्या किया है कि जो चाइना है उसको सरपास कर दिया। पहले इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था वो चाइना था, उसको सरपास करके इंडिया अभी ये यूएसए अभी जो ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। अब पहले बायलैटरल ट्रेड और इंडिया और चाइना की कितनी थी, वो क्या है 87.08 थी 2018-19 में, जो डाउन हो गई 81.87 बिलियन हो गई 2019-20 में। अब इसका रीजन क्या है चाइना इंडिया अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड बनना? तो इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका में जाके, अमेरिका के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति यहाँ आके जो अपने डायस्पोरा से बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में गए, जो वहाँ के जो इंडियंस हैं, एनआरआई हो गए, इंडियंस हो गए, जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो क्या है उनसे इंटरेक्शन होता है। तो अगर इंटरेक्शन होता है तो जब आप किसी से अटैचमेंट पे जुड़ते हैं ना, तो वो एक हमें क्लोज लेके आते हैं एक दूसरे के रिलेशन के साथ। तो जब एक प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाई कि वो अपने डिस्पोरा से जाके वहाँ बात करते हैं, तो कुछ भी अगर आप जब किसी के साथ अटैचमेंट दिखाते हैं तो एक बार अब हम होम ग्राउंड से वापस जुड़ ही जाते हैं। तो आप कहीं पे भी चले जाओ आपको घर की हमेशा याद आएगी, और दूसरा है घर की और भी याद आ जाएगी, उस घर का सदस्य आपको याद करता है। तो जब प्रधानमंत्री जी उन्होंने इंटरेक्शन हुआ तो उनमें एक देश प्रेम की भावना फिर से जगी, जो भावना जो बैठी थी वो जग गई। तो जब देश प्रेम की भावना जगी तो क्या हुआ,
वो जो वहाँ का डिस्पोरा है उसने क्या किया, जो इंडियन जो गुड्स है उनकी डिमांड करना शुरू कर दिया कि वो हम इंडियन चीज़ें ही जो कंज्यूमर आइटम है वो लेंगे। तब ये डिमांड शुरू हुई तो अमेरिका को वहाँ से इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ा और इंडिया उनको अमेरिका को एक्सपोर्ट करा। इस तरह इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है वो बढ़ी। अब दूसरा रीजन क्या है, दोनों देश में, अमेरिका और इंडिया में, दोनों में अभी एंटी चाइना जो सेंटिमेंट है वो भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओपन मुंह पे बोलते हैं बाइकआउट चाइना, कि चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा वार छेड़ रखा है, ट्रेड वार छेड़ रखा है। और इंडिया में रीजन ये है कि इंडिया और चाइना का अभी बहुत दिनों से जो बॉर्डर पे है, कभी तवांग एरिया में अरुणाचल प्रदेश में, कभी जम्मू एंड कश्मीर, कभी भूटान के एरिया के पास, कभी नेपाल के एरिया के पास लगातार जो है वो टसन चल रहा है। तो उसके चलते जो इंडियन, जो खुद इंडियंस हैं, उन्होंने बाइकआउट इंडिया का एक मुहिम चला दी, जिससे हमारा जो ट्रेड है वो डाउन चला गया। और सेकंड था कि जो वैसे यूएस की जो कंपनीज थी जो बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड थी, उन्होंने भी अभी नया मार्केट खोजना शुरू कर दिया है कि अभी हमें चाइना पे डिपेंडेंट नहीं करना है। तो वो अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अपनी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, वहाँ पे जाके अपना मार्केट बढ़ा रही हैं। तो अभी ऐसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, यूएसए बिकम्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर एज पर डाटा रिलीज बाय विच कंट्री, सॉरी विच मिनिस्ट्री, कि जो यूएसए अभी इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, जो डाटा रिलीज किए गए हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान टू अलाउ अफगान एक्सपोर्टर टू इंडिया थ्रू वाघा बॉर्डर फ्रॉम जुलाई 15। पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया जो अफगानिस्तान के जो एक्सपोर्टर हैं उनको, कि वाघा बॉर्डर से आप अभी सामान भेज सकते हो इंडिया में। तो एक अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान का जो कमिटमेंट था अंडर पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, उसके तहत लिया गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को जो ट्रेड है उसके लिए ट्रांजिट प्रोवाइड कराएगा, मतलब जगह प्रोवाइड कराएगा और रास्ता देगा। जैसे हालांकि पाकिस्तान ने बहुत सारे जो रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए, उनका ट्रेड शुरू हो गया है, खोल दिए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। पहले क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टसन चलते थे कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, जो कि इनस्टेबिलिटी देता है अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। तो अभी फिर भी कुछ चलो अच्छा हुआ, तो अच्छा खुला है। तो अभी क्या होगा कि जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है वो ग्रो होने के एक्सपेक्टेंस है, क्योंकि वो जल्दी आएगा। पहले अफगानिस्तान का कोई भी ट्रेड था तो हमें ईरान के होते हुए हमें अफगानिस्तान जाना पड़ता था समुद्री रास्ते से, जो कि बहुत लंबा रूट है। पहले ईरान जो चाहबार पोर्ट से, अगर आपको याद हो, चाहबार पोर्ट से होते हुए वो ईरान अफगानिस्तान जाता था, लेकिन अभी डायरेक्ट अफगानिस्तान से इंडिया आएगा। जो बाघा बॉर्डर था वो क्लोज था मार्च से, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के तहत के, लेकिन अभी 15 जुलाई से खोलने के इसके आसार हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वाघा इज ए प्लेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। जो वाघा एक स्थान है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो आपके लिए भी एक सवाल हो गया कि वाघा इंडिया का है या पाकिस्तान का है। तो जाके सर्च मारना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वाघा कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पांड्या इरा इंस्क्रिप्शन फाउंड इन, सॉरी एशियन नहीं है, एंशियंट मतलब पूर्व, टेम्पल एट मलयमानूर नियर गिंगी। ठीक है, तो ये मदुरई के पास है, एक बार मैप पे देख लेना। तो वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ है, जो कि मारावर्मन कुलकेशरा पांड्या, जो कि 1298 AD में राजा किया था, उसके टाइम का ये इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो जाता है कि ज़्यादा तो इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन जो पांड्या ईरा है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, इनका शासन कैसा था ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अभी न्यूज़ में, इसलिए इनके बारे में, पांड्याज के बारे में पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो पांड्या ने कहाँ रूल किया था, मदुरई के आसपास तमिलनाडु में रूल किया था। और इनका जो ये रॉकेट नहीं है, रॉक कट है, ठीक है, रॉक कट स्ट्रक्चर टेम्पल थे वो बहुत सिग्निफिकेंट थे पांड्या की आर्किटेक्चर में। तो रॉक कट मतलब चट्टान को काट काट के ये मंदिर बनाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इन मदुरई बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मतलब कौन से जो शासन के तहत ये मीनाक्षी अम्मन टेम्पल बना था। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिया है कि पांड्या के टाइम पे बना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है उसने एंड फ्लोरा एंड फोना, FFI ने इश्यू किया है वार्निंग, जो कि म्यांमार में एक लॉ है वो मॉडिफाइड हुआ है कि उन्होंने क्या है कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू कर दी है एंडेजर्ड एनिमल की। अब क्या लॉ चेंज किया है, म्यांमार की गवर्नमेंट ने
अभी लॉ चेंज किया है जून में कि उन्होंने प्राइवेट जूज हैं उनको ब्रीडिंग के लिए अलाउ कर दिया है। जो 90 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को, उनमें से 20 से ज़्यादा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे टाइगर हो गया, पेंगोलिन हो गया, सियाम सी क्रोकोडाइल हो गया, इरावदी डॉल्फिन हो गया, उनकी भी ब्रीडिंग के लिए अलाउ कर दिया है। तो ये इससे क्या होगा, ये क्या है, डिमांड जो होगी रेयर एनिमल की वो बढ़ जाएगी ग्लोबली। जो अगर ये ब्रीडिंग शुरू होगी तो उनकी डिमांड शुरू हो जाएगी ग्लोबली। अब उससे क्या होगा, इलीगल ट्रेड शुरू हो जाएगा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का है। तो ये ब्रीडिंग इस तरह में कोई इंपॉर्टेंट वैसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर ग्लोबल डिमांड शुरू होगी तो ये वापस नेगेटिव में चला जाएगा। तो म्यांमार वैसे भी ऑलरेडी कंसिडर किया जाता है, जो इलीगल जो वाइल्ड लाइफ है उनकी ट्रेडिंग है वो चाइना के साथ म्यांमार बहुत ज़्यादा करता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन ये आ सकता है, रिसेंटली चेंज इन लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउ प्राइवेट जू टू ब्रीड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन कॉमर्शियल स्केल बाय म्यांमार। कि हालांकि हाल ही में म्यांमार ने इलीगल जो एक काम किया है कॉमर्शियल स्केल में, प्राइवेट जू की ब्रीडिंग स्टार्ट करना, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को किस तरह प्रभावित करता है। तो ये आपसे बड़ा सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आप पहले मैप पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ये हो गया इंडिया का हमारा POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये हमारा पोर्ट हो गया, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये ईरान एंड ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अफगानिस्तान को इंडिया में कोई भी सामान आता है तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के तो रिश्ते टेंस रहते थे, ठीक है। तो कोई भी सामान आता था वो इधर से ईरान होते हुए, चाबहार पोर्ट से होते हुए इतना रास्ता देके आना पड़ता था, तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें लागत होती। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है, अफगानिस्तान से डायरेक्ट अभी इंडिया में बाघा बॉर्डर से आ सकता है। एक तो ये आप पर्सपेक्टिव में देख लीजिए। दूसरा क्या है, ये चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे इंडिया क्या है, अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है चाबहार, वो क्या है, और साथ में ही रेल लाइन डेवलप कर रहा है चाबहार से यहाँ जादेन होते हुए जो अफगानिस्तान बॉर्डर है यहाँ तक, ताकि हम अफगानिस्तान में और मिडिल ईस्ट एशिया में इंडिया की पहुँच आसान से हो, ताकि हमारा व्यापार बढ़े। और ये किस पर्सपेक्टिव में है कि अभी चाइना क्या है, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत यहाँ पे ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। वो बहुत स्ट्रेटेजिकली है, क्योंकि यहाँ पे जो ये अरेबियन सी है उसमें अपनी जो ये प्रेजेंस बढ़ा रहा था। और दूसरा क्या है, CPEC जो ये रोड प्रोजेक्ट है वो यहाँ से जो हमारे POK से होते हुए चाइना को जोड़ता है, ये चाइना डेवलप कर रहा था। तो इसी के चलते हमने ये चाबहार पोर्ट डेवलप करना शुरू किया कि हमारी प्रेजेंस भी एकदम बलूचिस्तान के पास रहे। अब इम्पोर्टेंस में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है अभी, बहुत ही बड़ा, क्या है कि ईरान ने अभी जो इंडिया का चाबहार पोर्ट रेल, ये चाबहार रेल प्रोजेक्ट था उसको मना कर दिया है, उसको गिरा दिया है कि इंडिया अभी फंडिंग नहीं दे रहा है, तो हम अपने आप से ये काम कर लेंगे। अब जो रेल लाइन मैंने बताया था कि जो चाबहार पोर्ट टू जादेन, जो जादेन है वहाँ तक इंडिया उसको रेल लाइन जोड़ती है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। तो एक जो मेजर कंसर्न था हमारा कि अफगानिस्तान अब ईरान से होते हुए इंडिया तक अपना ट्रेड कर सके। अब क्या है, नई इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो अपने आप ही जो ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड को यूज़ करते हुए अपना काम शुरू कर दिया है। जो इंडिया की जो ट्रेड डील थी वो थी $400 मिलियन की, तो उन्होंने जब इंडिया का फंडिंग नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप ही शुरू कर दिया। अब ये मैसिव स्टेप कब लिया गया, ये मैसिव स्टेप लिया गया है कि जब डेवलपमेंट कम से चाइना ने क्या किया है अभी कि फाइनलाइज किए 25 साल की मैसिव डील, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट किया है उसके साथ, ईरान के साथ, जो कि इंडिया की से बहुत ज़्यादा थी। इंडिया ने $400 मिलियन, जबकि यहाँ पे पूरे टोटल ईरान में कर दिया है $400 बिलियन, ठीक है, आप याद रखना 400 बिलियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है ईरान के साथ। अब ये क्या है, इंडिया का बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा कि जो मिडिल एशिया में चाइना का पहुंचना था, जो ख्वाब था, उसको बहुत बुरी तरह से ये प्रभावित करेगा। अब इंडिया का जो डिले फंडिंग में था वो क्यों था, अभी हालांकि जो हाल ही में जो ईरान और अमेरिका के जो रिश्ते थे वो बहुत ही बड़ी खटाई में चले गए थे। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर डील से निकल गया तथा ईरान पे लगातार सैंक्शन लगाता रहा। तो अगर सैंक्शन लगा रहा था तो इंडिया को ये डर था कि अगर इंडिया ईरान के साथ काम करता है तो उस पर भी सैंक्शन लगते हैं। लेकिन अमेरिका ने इंडिया को रिलीव कर दिया था कि वो आप चाबहार और ये काम जो रेल प्रोजेक्ट का काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सामान चाहिए। तो सामान क्या है, चाइना वगैरह से, दूसरे देशों से आता था, इसलिए दूसरे देशों ने इंडिया को दिया नहीं, तो इंडिया का ये काम अटक के रह गया।
और ये जो इंडिया की स्ट्रेटेजी थी ग्वादर पोर्ट की, उसको भी बुरी तरह हैम्पर करता है, क्योंकि अब दोनों पोर्ट, ग्वादर पोर्ट भी हो गया और चाबहार पोर्ट भी हो गया, वो चाइना के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस है वो अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो एक इंडिया के लिए एक शेकिंग पॉइंट हो गया है कि इंडिया का जो विजन था एशिया में पहुंचने के लिए वो भी खराब होगा। और इन रिस्पेक्टिव मतलब इनडायरेक्टली अमेरिका को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट अफेक्ट करेगा कि जो चाइना की प्रेजेंस है मिडिल एशिया में पहुंच ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मिडिल एशिया एक तेल का खजाना है। वहाँ पे अमेरिका की पहुंचना हटके, क्योंकि अमेरिका ईरान से धीरे धीरे खिसक रहा है और वहाँ पे चाइना ने जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो आप इसको बड़े पॉइंट ऑफ व्यू में देख सकते हो, और इस पर बड़ा सवाल 99% बड़ा सवाल बन सकता है। आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप PDF डाउनलोड कर सकते हो skbincher.blogspot.com पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आप डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको वीडियो डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।